नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे युक्ति युक्त सामंजस्यता सिद्धांत, कोविड-19 वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा अधिकार छूट, रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय बैंकों पर प्रभाव तथा आवश्यक सूचीबद्ध दवाओं में कीमत वृद्धि के प्रश्न पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं एक मुख्य सिद्धांत की, जिसका नाम है युक्ति युक्त सामंजस्यता का सिद्धांत। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के एक सर्कुलर के पक्ष में फैसला सुनाया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र या छात्राओं को केवल निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए और जहां कोई ऐसा कोड निर्धारित नहीं किया गया है, उन्हें ऐसी पोशाक पहननी चाहिए जो समानता और अखंडता के अनुरूप हो और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित ना करे। इस प्रकार इस फैसले ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं के प्रवेश से इनकार को प्रभावी ढंग से बरकरार रखा और मुस्लिम लड़कियों को युक्ति युक्त सामंजस्यता, जिसे अंग्रेजी में रीजनेबल अकोमोडेशन कहा जाता है, इससे संबंधित सिद्धांत पर आधारित स्कार्फ पहनने की अनुमति के संबंध में तर्क को खारिज कर दिया है। इसका यह तात्पर्य है कि अदालत ने नियम में कोई बदलाव या समायोजन करने का पक्ष नहीं लिया है, जो छात्रों को यूनिफॉर्म नियम का पालन करते हुए भी अपने विश्वास या अभ्यास को बनाए रखने में सक्षम बना सकता था। इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब बात की जाती है युक्ति युक्त सामंजस्यता के सिद्धांत की, तो वह क्या होता है। युक्ति युक्त सामंजस्यता एक ऐसा सिद्धांत है जो समानता को बढ़ावा देता है, सकारात्मक अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है और विकलांगता, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विकलांगता अधिकार क्षेत्र में देखा जाता है। विकलांग लोगों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद 2 मूल रूप से इसे परिभाषित करता है, जिसमें इसे ऐसे आवश्यक व उपयुक्त संशोधन और समायोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां एक विशेष मामले में जरूरत से ज्यादा या अनुचित बोझ नहीं लगाया जाता है, ताकि विकलांग व्यक्ति सभी मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं का आनंद अन्य लोगों के समान आधार पर प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार से ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा भी HIV एड्स से पीड़ित और काम करने वाले लोगों के संदर्भ में इसको परिभाषित किया है, जो उचित रूप से व्यवहारिक हो और साथ ही साथ HIV एड्स के साथ रहने वाले व्यक्ति आदि की रोजगार तक पहुंच आदि को सक्षम बनाता है। इस सिद्धांत में सामान्य तौर पर युक्ति युक्त सामंजस्यता को तब प्रदान किए जाने की बात की जाती है जब तक ऐसी सामंजस्यता के कारण अनुचित कठिनाई नहीं देखी जाती है। इसके संदर्भ में 2016 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के द्वारा कार्यस्थल पर समायोजन के माध्यम से विविधता और समावेशन आदि को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका यानी प्रैक्टिकल गाइड को प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत इस बात को दर्शाया गया कि किस प्रकार से कार्यस्थल समायोजन की आवश्यकता देखी जा सकती है, जिसमें मुख्य रूप से श्रमिकों की 4 श्रेणियों को इसमें चुना गया था। इसमें मुख्य रूप से बल दिया गया था विकलांग श्रमिकों पर, एड्स के साथ रहने वाले श्रमिकों पर, गर्भवती और पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले श्रमिकों पर और साथ ही साथ विशेष धर्म या विश्वास रखने वाले श्रमिकों पर भी बल दिया गया था। ILO का मानना था कि इनको विविध प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इससे रोजगार का नुकसान देखा जा सकता है और आगे चलकर रोजगार तक पहुंच में भी कमी देखी जा सकती है। इसी कारण से ILO का यह मानना था कि इनके संदर्भ में युक्ति युक्त सामंजस्यता का प्रावधान इन बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इस प्रकार से जो कार्यस्थल है वह अधिक समावेशी, विविध और समानता के सिद्धांत पर आधारित बनाया जा सकता है। इसके तहत एक संशोधित प्रकार के कार्य वातावरण
लोचशील या कम काम के घंटे, पर्यवेक्षी कर्मचारियों से अतिरिक्त सहायता के साथ ही कम कार्य प्रतिबद्धताओं आदि पर बल दिया गया, जिसके माध्यम से आगे चलकर समायोजन किया जा सकता है। इसके तहत भर्ती प्रक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण उपयुक्त प्रकार के परिवर्तनों को भी किए जाने की सलाह दी गई, जिसके तहत लिखित परीक्षा के दौरान स्क्राइब यानी लेखक की उपस्थिति और साथ ही साथ साक्षात्कार के दौरान सांकेतिक भाषा के द्विभाषियों को अनुमति देना भी इस प्रकार के समायोजन का एक रूप हो सकता है। यदि हम भारत में इसके संदर्भ में कानूनी स्थिति की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में विकलांग लोगों के अधिकार अधिनियम 2016 में युक्तियुक्त सामंजस्यता को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान रूप से अधिकार के आनंद को सुनिश्चित करने के लिए इसे परिभाषित किया गया है। इसके तहत अधिनियम की धारा 2H में भी भेदभाव की परिभाषा में युक्तियुक्त सामंजस्यता से इनकार को शामिल किया गया है और साथ ही साथ सरकारों आदि से यह अपेक्षा की गई है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए युक्तियुक्त सामंजस्यता सुनिश्चित आदि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आदि के द्वारा भी विभिन्न केसेस आदि में इसको समाहित किए जाने पर बल दिया गया है। जैसे कि इसमें आपको 2016 के जीजा घोष और अन्य बनाम भारत संघवाद को याद रखना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेरिबल पल्सी वाले एक यात्री को, जिसे बोर्डिंग के बाद एक उड़ान से बेदखल कर दिया था, 10 लाख रुपए का मुआवजा देते हुए कहा था कि समानता का तात्पर्य केवल भेदभाव को रोकना ही नहीं है, यह संकल्पना समाज में व्यवस्थित भेदभाव से पीड़ित समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करने तक भी विस्तृत हो जाती है। ठोस शब्दों में इसका अर्थ है सकारात्मक अधिकारों को प्रदान करना, सकारात्मक प्रकार की कार्यवाही को सुनिश्चित करना और युक्तियुक्त सामंजस्यता की धारणा को अपनाना। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के विकास कुमार बनाम यूपीएससी वाद में भी उक्त अवधारणा को विस्तार से बताया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अदालत ने डिस्ग्राफिया यानी राइटर्स क्रैम्प रोग से पीड़ित उम्मीदवार के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एक लेखक के उपयोग की अनुमति को प्रदान किया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता, जो कि 40% की सीमा तक निर्दिष्ट विकलांगता है, वह विकलांगों के लिए रोजगार के संदर्भ में एक विशेष आरक्षण का प्रावधान है, किंतु इसे अन्य प्रकार के समायोजनों के संदर्भ में एक प्रतिबंध या बाध्यता के रूप में नहीं लिए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार युक्तियुक्त समायोजन को प्रदान करने में असफलता भी एक प्रकार का भेदभाव ही है, जिससे बचे जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा हिजाब पहनने के मामले में युक्तियुक्त समायोजन से संबंधित स्तर को स्वीकार नहीं किया है, जिसके तहत व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास को समायोजित करने के लिए यूनिफॉर्म आदि में मामूली बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है, उसके संदर्भ में संभवतः हमें कह सकते हैं कि संभव है कि यह मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाए और यह देखने वाली बात होगी कि क्या युक्तियुक्त समायोजन का उपयोग विश्वास और धर्म के दायरे में भी किया जा सकता है अथवा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा अधिकार छूट की। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की वार्ता में 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा आगे बढ़ाए गए एक लंबित प्रस्ताव पर आम सहमति बनती दिखाई दे रही है, जिसमें कोविड-19 टीकों, दवाओं और नैदानिक उपकरणों के उपयोग पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई है। हालांकि यह जो राहत है वह कुछ शर्तों के साथ आएगी, जिन पर अभी भी चर्चा चल रही है। यदि हम इस प्रस्ताव की शर्तों के बारे में जानने का प्रयास करें तो अक्टूबर 2020 में विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स परिषद यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने यह प्रस्तावित किया था
कि विश्व व्यापार संगठन महामारी की अवधि के लिए ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट देगा ताकि आवश्यक टीकों और दवाओं के उत्पादन के साथ वंचित प्रतियोगियों तक भी पहुंच की सुविधा को प्रदान किया जा सके। इस प्रकार की छूट से स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो कि आगे चलकर सस्ती और प्रभावी टीकों की व्यापक पहुंच को सुनिश्चित कर सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में कोविड-19 के जितने भी महत्वपूर्ण टीके बनाए गए हैं, उसके संदर्भ में ज्यादातर जो पेटेंट दिखाई देते हैं वह अमेरिका और यूरोपीय संघ की ही दवा कंपनियों के पास हैं। अक्टूबर 2020 में जो यह प्रस्ताव रखा गया था, उस समय इसे ट्रिप्स काउंसिल और WTO मंत्री स्तरीय परिषद में छूट के प्रस्ताव को रोक दिया गया था। हालांकि इसके संदर्भ में कई दौर की वार्ताएं भी जारी रही देखी जा सकती थी। अब चर्चाओं के फलस्वरूप अमेरिका सहित 100 देशों ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया है। केवल यूरोपीय संघ ही इसमें एक बाधा के रूप में दिखाई दे रहा था और अब यूरोपीय संघ भी इसमें राहत देने की बात करता दिख रहा है। इस विकास के अनुसार भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और यूरोपीय संघ एक समझौते पर पहुंचे हैं। इस समझौते के मसौदे पर आगे चर्चा किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर अनुमोदन तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी सदस्यों की सहमति इस पर प्राप्त हो सके। मसौदे में कहा गया है कि कोविड-19 टीकों के निर्माण की रक्षा करने वाले सभी पेटेंट अधिकारों को 3 से 5 साल तक के लिए माफ कर दिया जाएगा। आमतौर पर एक ही कोविड-19 वैक्सीन को कई पेटेंट कवर करते हैं और मसौदे में कहा गया है कि ये सभी लाइन पेटेंट भी अस्थायी रूप से माफ कर दिए जाएंगे। इससे सभी सदस्य देश अपनी सरकारों के माध्यम से पेटेंटेड टीकों के निर्माण और निर्यात को अधिकृत कर सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार की सफलता है अथवा नहीं, इस पर परस्पर रूप में विरोधी राय देखी जा रही है। एक ओर महामारी खत्म नहीं हुई है और टीकों को व्यापक रूप से अपनाने के बावजूद इस बात के प्रमाण हैं कि टीके केवल गंभीर बीमारी के खिलाफ सुरक्षात्मक हैं, लेकिन संचरण को रोकने में प्रभावी नहीं दिखाई देते हैं। यह भी संभव है कि वायरस के शुरुआती उपभेदों यानी प्रकारों का उपयोग करके विकसित टीके समय के साथ अप्रभावी हो जाएं और नए तरीकों को नियोजित करने वाले नए टीके आने वाले महीनों और वर्षों में आवश्यक हो सकते हैं। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि चूंकि अपेक्षाकृत कुछ देशों के पास ही टीका बनाने में विशेषज्ञता है, इसलिए इस प्रकार की छूट से वैश्विक पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती है। हालांकि मसौदे के आलोचकों का कहना है कि टीकों के लिए इस तरह की छूट बहुत कम और बहुत देर से ही मिलती दिखाई दे रही है। इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत से बड़े बड़े देशों में कई निर्माता और प्रौद्योगिकी मंच हैं और भारत जैसे देश तो 60% से अधिक आबादी को पहले ही टीकाकृत कर चुके हैं। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि सामान्य तौर पर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने पेटेंट आदि के मामलों में काफी रूढ़िवादी रही हैं, जो आगे चलकर वैक्सीन की उपस्थिति को केवल विकसित देशों तक ही सीमित रख सकता है और अफ्रीका जैसे महाद्वीप और देश आदि इससे वंचित बने रह सकते हैं। आलोचकों के अनुसार इस मसौदा समझौते में कुछ अन्य बाधाएं भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया के केंद्र में जो ट्रेड सीक्रेट्स यानी व्यापार रहस्य होते हैं, उन्हें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और चरणों की श्रृंखला को जो निर्दिष्ट करते हैं, क्या पेटेंट धारक इसको दवा बनाने वालों के साथ साझा करेंगे अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इसके अलावा इसमें एक कमी यह भी देखी जा सकती है कि यह जो छूट है वह टीकों तक सीमित है और मूल प्रस्ताव में जो चिकित्सा और निदान आदि पर छूट की मांग की गई थी, उसमें अभी भी चर्चा ही की जा रही है।
इसके अतिरिक्त नई दवा और नैदानिक तकनीकों तक पहुंच का मामला भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। यदि हम भारत की दवा कंपनियों के संदर्भ में बात करें तो हालांकि किसी ने भी मसौदे पर टिप्पणी नहीं की है, किंतु भारत में जो प्रमुख दवा और वैक्सीन कंपनियां हैं वह छूट की आवश्यकता पर बहुत मुखर दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि इसके विपरीत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, जिसमें पश्चिमी दवा कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियां शामिल हैं, वे इस छूट की आलोचक दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बौद्धिक संपदा अधिकारों की छूट से ना तो टीकों के उत्पादन में वृद्धि होगी और ना ही वायरस से लड़ने के लिए व्यवहारिक समाधान प्राप्त होगा, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार टीकों के लिए बाधा नहीं है। दूसरी ओर इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने एक चेतावनी के साथ इसका समर्थन किया है, क्योंकि वह पेटेंट धारकों को एक उचित रॉयल्टी के साथ इस क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता वाली भारतीय कंपनियों को स्वैच्छिक लाइसेंस चाहते हैं और भारतीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने में भी अधिक रुचि दिखा रहे हैं। अब यह तो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इसके संदर्भ में किस प्रकार का घटनाक्रम देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय बैंकों पर प्रभाव की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी कंपनी S&P के द्वारा यह आशंका जाहिर की गई है कि रूस यूक्रेन संघर्ष का भारतीय बैंकों पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। रेटिंग एजेंसी ने न केवल मुद्रास्फीति को लेकर चिंता व्यक्त की है, बल्कि बैंकों के द्वारा ऋणों के भी एनपीए बन जाने के संदर्भ में आशंकाओं को व्यक्त किया है। वर्तमान में जो युद्ध का प्रभाव है वह भारत में कई कच्चे माल और उत्पादों के संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे कि यूक्रेन भारत के लिए सूरजमुखी के तेल का एक महत्वपूर्ण आयातक देश है। युद्ध से इसकी आपूर्ति निश्चित रूप से प्रभावित हुई है, जो आगे चलकर खाद्य तेल की कीमतों को और बढ़ा दे सकता है। इसके अलावा युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को भी धक्का पहुंचा है, जिससे भारत जैसे सेवा क्षेत्र प्रधानता वाले देशों को समस्या हो सकती है। इसका प्रभाव आगे चलकर ऑटोमोबाइल और दूसरे उद्योगों के सप्लाई चेन पर भी देखा जा सकता है, जो और आगे चलकर लघु और मध्यम उपक्रमों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की आपूर्ति के संदर्भ में अनिश्चितता देखी जा रही है, वह भारत में मुद्रास्फीति के खतरों को बढ़ा सकता है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परिवहन की उच्च लागत को प्रत्येक व्यक्ति को वहन करना होगा, जिसका आगे चलकर प्रभाव कृषि उद्योग के साथ ही सेवा क्षेत्र पर भी देखा जा सकता है। मूल रूप से इसका प्रभाव वस्तु आदि की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखा जाएगा, जो आगे चलकर बैंक क्रेडिट के संदर्भ में प्रभाव डाल सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा हाल के समय में जिस प्रकार की कठिन मौद्रिक नीति यानी मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए कैलिब्रेटेड मौद्रिक सख्ती अपनाई गई है, वह भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष और कम कर सकता है। इससे आगे चलकर आयात और महंगे होंगे, जो व्यापार के क्षेत्र पर प्रभाव डालकर बैंकों को ऋणों आदि की आपूर्ति के संदर्भ में भी प्रभावित कर सकता है। इसी के संदर्भ में हाल में आरबीआई के द्वारा भी बैंकों को चेतावनी दी गई है, क्योंकि दिसंबर 2021 की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2021 में बैंकों का जो एनपीए था वो लगभग 6.9% था, जो आगे चलकर सितंबर 2022 तक 8.1% से 9.5% तक जा सकता है, जो निश्चित ही चिंता का विषय है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आवश्यक सूचीबद्ध दवाओं में कीमत वृद्धि के प्रश्न की। हाल ही में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध दवा और उपकरणों आदि की कीमतों में 10% से अधिक की बढ़ोतरी किए जाने पर निर्णय लेना संभावित है।
इसके संदर्भ में अनेक घरेलू दवा कंपनियों के द्वारा दवाओं में उपयोग होने वाले कच्चे माल में हुई वृद्धि के चलते आवश्यक दवाओं की सूची में निहित दवाओं और उपकरणों आदि में कीमत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जिसके संदर्भ में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा निर्णय लिया जाना है। इसके संदर्भ में दवा कंपनियों के द्वारा अनुसूचित दवाओं की कीमतों में कम से कम 10% की वृद्धि किए जाने की सिफारिश की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि अनुसूचित दवाओं की कीमतों में प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के अनुरूप दवा नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा वृद्धि की अनुमति दी जाती है। हालांकि आमतौर पर इसमें जो वार्षिक परिवर्तन देखा जाता है वह 5% से अधिक नहीं देखा जाता है, किंतु इसके विपरीत इस बार दवा कंपनियों का यह कहना है कि पिछले कुछ सालों में इनपुट लागत में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, इस बार कम से कम 10% वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में अनुसूचित दवाओं की कीमतों का निर्धारण नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1997 में ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 से 2013 के बीच नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन की कीमतों को तय करने, संशोधित करने के साथ ही देश में दवाओं की कीमत और उपलब्धता को लागू करने के लिए की गई थी। मूल रूप से इसके द्वारा आवश्यक दवाओं के संदर्भ में उनकी कीमतों को निर्धारित किया जाता है, जिन्हें समय समय पर भारत के राजपत्र आदि में भी अधिसूचित किया जाता है। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि अनुसूचित दवा की जो अधिकतम कीमत का निर्धारण किया जाता है वह सभी प्रकार के ब्रांडेड और जेनेरिक संस्करणों के संदर्भ में उसकी कीमत का साधारण औसत निकाल कर किया जाता है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 1% या उससे अधिक या उसके बराबर होती है, और फिर इसमें 16% का नोशनल रिटेलर मार्जिन जोड़कर कीमत निर्धारित की जाती है। जब थोक दवाओं आदि में कच्चे माल, परिवहन की लागत आदि के चलते कीमत वृद्धि देखी जाती है, तो समय समय पर इनकी कीमतों में भी संशोधन किया जाता है। इसके संदर्भ में कई बार बीमा और माल ढुलाई आदि की कीमतों में वृद्धि आदि के चलते आयातित दवाओं की लागत में भी वृद्धि देखी जाती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में बुखार, हृदय रोग, रक्तचाप आदि में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें बेहद आम तौर पर इस्तेमाल करने वाली दवाओं के भी नाम शामिल होते हैं। इसमें पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन आदि का नाम लिया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत जेनेरिक दवाओं के मामले में दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में है, किंतु इसके बावजूद अभी भी 60 से 70% जो कच्चा माल होता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति चीन से ही की जाती है। मुख्य रूप से हमें इसी के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, तभी वास्तव में भारत को जेनेरिक दवाओं के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, युक्तियुक्त समायोजन का सिद्धांत क्या है? भारत में इसकी कानूनी स्थिति को बताते हुए न्यायपालिका के दृष्टिकोण की विवेचना करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन के बौद्धिक संपदा अधिकारों पर प्रस्तावित छूट बहुत कम और बहुत देर से ही मिलने वाली है, जिसे और विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप युक्तियुक्त समायोजन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप युक्तियुक्त समायोजन सिद्धांत की भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उक्त सिद्धांत पर व्यक्त किए गए विचार की व्याख्या करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कोविड-19 वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा अधिकार छूट का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप कोविड-19 वैक्सीन पर बौद्धिक संपदा अधिकार छूट को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे, प्रस्तावित छूट की आलोचनाओं की व्याख्या करेंगे और आलोचनाओं के निवारण में कुछ अपेक्षित सुझावों को भी देंगे।
अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। आज के दैनिक समाचार विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।